गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कुछ बचे हुए टॉपिक्स पढ़ रहे थे जिनमें से हम लोगों ने वायसराय का टॉपिक भी काफी हद तक 1905 से मेरे ख्याल 10 लास्ट पढ़ा था। मिंटो सेकंड जितना मुझे याद है। मिंटो सेकंड के बाद आज हमें पढ़ना स्टार्ट करना था और 47 तक के पूरे पढ़ लेंगे, इनफैक्ट 50 तक के, जब तक कि ये पोस्ट रही। इस पोस्ट के बाद ये 1950 के बाद ये पोस्ट ही खत्म हो गई और इसकी जगह ले ली राष्ट्रपति ने, क्योंकि 50 से पहले राष्ट्रपति नहीं था। 1950 में राष्ट्रपति पहली बार बने थे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिना इलेक्शन के सर्वसम्मति से। उससे पहले ये पोस्ट थी गवर्नर जनरल की। तो पहले ये सब समझे, उससे पहले एक बार मैं थोड़ा रफ में तुम्हें समझा दूं, फिर चीजें जल्दी समझ में आएंगी और लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी। तो देखो, कुछ थे लोग जिनके बारे में ना नाम से इंपॉर्टेंस थी उनकी, उनके सन ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, उनके नाम इंपॉर्टेंट थे। जैसे लिट्टन बताया था, सारे घटिया काम उसके टाइम में हमने पढ़ लिए थे। फिर रिपन बताया था, बहुत अच्छा आदमी, बहुत काम किया हमारी जनता के लिए और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, काम के घंटे, कितनी सारी चीजें पढ़ी हमने। फैक्ट्री अधिनियम था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वापस लिया उसने, और उसने लाइसेंस की प्रथा को आसान बनवा दिया। हमारे लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बहुत टफ बना दिया था, उम्र घटा के उसकी उम्र बढ़ा दी, और इल्बर्ट विधेयक लेके, सब काम अच्छे थे। इसके बाद हमने डफरिन पढ़ा था। डफरिन जिसके टाइम में कांग्रेस एक संगठन, मजबूत संगठन उभरा 1885 में। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने एल्गिन पढ़ा था, वो तलवार के दम पे कहने वाला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, चलते चलते जो लास्ट इंपॉर्टेंट आया था 1899 से आया था, जिसके बाद सन कीमती हो गए। इसके बाद इससे पहले के आदमियों के नाम इंपॉर्टेंट थे, सन उतने नहीं थे। जैसे आपको पता हो कि पहली जनगणना कब हुई, तो 1881 में आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड मेयो के टाइम में मेयो कॉलेज बना, 1872 में उन्होंने जनगणना पहली बार कराई, नियमित नहीं थी लेकिन। तो ये आदमियों के नाम के साथ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। लेकिन इसके बाद आदमियों के नाम तो है ही है इंपॉर्टेंट, सन भी इंपॉर्टेंट होते चले गए। जैसे इंपॉर्टेंट सन की बात करूं तो 1899 में जो आया और 1905 तक रहा। फिर 1905 में आया, 1910 तक रहा आदमी। फिर 1910 से लेके 1916 तक जो आदमी रहा। इसके बाद 1916 से लेके 1921 में जो रहा। इनके साथ सन भी इंपॉर्टेंट है और आदमी भी। क्यों? क्योंकि अब हमें सारी घटनाएं सन से रिलेट करके याद करनी है। ठीक है, अभी हमने कौन सा नंबर किया? चौथा ना, 4, 5वां 1921 से, और फिर ये रहा 1900 लगा लीजिए आप 26 तक। फिर 1926 से 1931 तक रहा। फिर 1931 से और 1936 तक रहा। फिर 1936 सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया 39 में, इसलिए बदला नहीं, 44 तक रहा। इसके बाद 1944 के बाद अगला 1944 से 47 तक रहा। फिर एक लास्ट जो इनका था 47 से 48 तक रहा। और फिर हमारा जो बना था पहला और आखिरी 48 से 1950 तक रहा। ये इंपॉर्टेंट है जो आज पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, क्योंकि इन सनों में भारत की आजादी की यात्रा चली थी और आपको अच्छी तरह से याद है। ये बनेगी, कांग्रेस के सेशंस होंगे, असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, साइमन कमीशन, जेम्स फोर्ड, मार्ले मिंटो, सब कुछ आएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको इसमें फिट करते जाना है। अगर आपको ये सन याद हो गए ना, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। इस टाइम पे लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। 1905 की सबसे बड़ी जो घटना है बंग भंग, इसी के टाइम की है ना। विक्टोरिया मेमोरियल जो इसके टाइम में बनना शुरू हुआ, बाद में बनता रहा लेकिन शुरुआत इसने की। 5 से 10 में आपका आया था मिंटो, लॉर्ड मिंटो सेकंड, क्योंकि मिंटो फर्स्ट पहले आ चुका था। ये कार्यकाल सोचते हुए हम इनके नाम याद रखते हैं। 10 से 16 के बीच में आपके यहाँ हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड सबके नाम में लगाते थे ये, हार्डिंग सेकंड, हार्डिंग सेकंड। इसके बाद यहाँ आएगा आपका जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड। इसके बाद आपका आएगा रीडिंग, रीडिंग। इसके बाद आएगा इरविन, लॉर्ड इरविन। इसके बाद आएगा लॉर्ड विलिंगडन, विलिंगडन। इसके बाद आएगा लॉर्ड लिनलिथगो, लिथगो, लंबा चौड़ा सा नाम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी के टाइम में हुआ था। ये आएगा वेवेल, वेवेल योजना याद होगी ना, उसके नाम पर लॉर्ड वेवेल। ये लास्ट में जो इनका अंग्रेज आएगा माउंट बेटन, माउंट बेटन। और फिर हमारे आएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके बाद ये पोस्ट ही हटा दी गई, खत्म कर दी गई, भाई ये पोस्ट बनेगी ही नहीं। अब चलो एक एक करके देखते जाते हैं, फिर ये आपको मैं बता दूंगी। बहुत आसान है, कुछ नहीं, बहुत आसान, इजीली याद होगा। पहला लिखा है, ये तो हमने पढ़ लिया था, कर्जन का हमने पढ़ लिया, मिंटो। यहाँ से मैं बता देती हूँ, फिर आप चीजों को जल्दी रिलेट कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 99.9% लोग कहते हैं हमें याद नहीं होता, जबकि है कुछ नहीं, बहुत आसान है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम में अगर आपको सन याद है ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1911 का दिल्ली दरबार, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। वो जो बम फेंका था रास बिहारी बोस ने
घायल हुआ था, मरा नहीं था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इसकी बग्गी पे बम फेंका गया था। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की बग्गी पे बम फेंका। इसके टाइम में 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जिसमें कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आए। इसके टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अगर आपको सन याद है ना तो आप हंसोगे नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको अपने आप याद आ जाएगा, 10 से 16 के बीच में था, 14 में था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और इसके टाइम में गांधी जी का आगमन हुआ। इसके टाइम में, किसके टाइम में? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम में, जिसकी बग्गी पर बम फेंका था किसने? रास बिहारी बोस ने। अगला है चेम्सफोर्ड। अगर आप इसको सन से देखेंगे तो बहुत आसान है। 1917 का चंपारण आंदोलन इसके टाइम में हुआ। 1918-19 में खिलाफत और असहयोग की स्टार्टिंग इसके टाइम में हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी के टाइम में हुए। और गांधी जी का इंडिया के लिए पहला बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन को हरी झंडी भी चेम्सफोर्ड के ही टाइम में मिली। ऐसे याद रखोगे तो फंसोगे। तुम्हें नाम याद हो, सन याद हो तो तुम फंस नहीं सकते, फिर तुम इजिली टिक कर दोगे। अगला आदमी, ये से याद करेंगे हम, 21 से 26 लॉर्ड रीडिंग, चौरा चौरी हत्याकांड में हुआ था ना, यानी असहयोग आंदोलन की वापसी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुई। कांग्रेस में स्वराज पार्टी की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुई। 1924 में गांधी जी कांग्रेस में पहली और आखिरी बार अध्यक्ष बने बेलगांव कर्नाटक में, वो भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुआ। 1925 में जब पहली बार महिला अध्यक्षा बनी कांग्रेस की, अपनी ये सरोजनी नायडू कानपुर में, तो भी लॉर्ड रीडिंग का टाइम था। तो ये रीडिंग के टाइम में हुई। फिर 26 से 31 के इरविन है, लॉर्ड इरविन। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति, 28 साइमन कमीशन का आगमन, 29 में पूर्ण स्वराज इसी के टाइम में, इरविन के टाइम में। पहली गोल में सम्मेलन इरविन के टाइम में। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब इरविन के टाइम में। सन याद होंगे तो आप फंस नहीं सकते, वरना आप फंस जाओगे। इतने नाम याद नहीं होंगे, इतनी बातें। हिस्ट्री अगर आपको सारी कहानियां याद है और आपको इनके सन याद है, नाम मैं अपने आप याद करा दूंगी, चिंता ना करो, वो आप आराम से कर पाएंगे। तो असहयोग पूछेंगे तो अलग आदमी का नाम आएगा। और अगर पूछ लेंगे कि भैया ये चौरा चौरी किसके टाइम में हुआ, तो देखो अलग। अगर असहयोग पूछा तो 20 में था ना असहयोग, तो चेम्सफोर्ड का नाम आएगा। लेकिन असहयोग बंद जब हुआ चौरा चौरी के बाद, तो आदमी बदल गया था, लॉर्ड रीडिंग आ गया था। याद करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसके टाइम में शुरू, किसके टाइम में, रटने से काम नहीं चलेगा। इनके आदमियों के नाम के साथ सन याद हो गए ना तो घटनाएं हमें क्लियर होंगी। इरविन समझ में आ गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन का आगमन, और नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, 1929 में जो बम फेंका था असेंबली में, और लाला जी की मृत्यु, ये सब इन्हीं के टाइम में हुई, इरविन के टाइम में। ठीक है। इसके बाद विलिंगडन आया 31 से 36 के बीच में। तो 31 से 36 के बीच में देख लो तुम क्या क्या हुआ। गोलमेज सम्मेलन हुई, पूना पैक्ट हुआ। इसके बाद 35 का भारत सरकार अधिनियम आया, तो ये सब इसके टाइम में, विलिंगडन के टाइम में। इसके बाद अगला आया लिनलिथगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लंबा टिका। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन फंस चुका था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। आदमी यहाँ पे बदलने की उसकी औकात नहीं बची थी। वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतना लिप्त था कि जो जहां हो चुपचाप वहां काम करते रहो। इसलिए देखो कार्यकाल कितना लंबा है, 36 से 44, 8 साल। इसी के दौर में लिनलिथगो जब यहाँ आया था, तब यहाँ कांग्रेस चुनाव में जीती थी 1937 के में। और यहाँ पे 1937 के बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, ये अध्यक्ष बने थे। फिर देखो दूसरे साल में ये अपने आप इस्तीफा दे गए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, सब इसके टाइम में हुआ। 39 की घटनाएं हैं जितनी बता रही हूँ, 38, 39 की। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, भारत आया। तो ये सब चीजें, सेकंड वर्ल्ड वॉर का पीक जो टाइम आ गया था, वो इन्हीं के टाइम में आ गया था। 45 में तो क्लियर कट हो ही गया था कि ये जीतेंगे। तो लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम था ये। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, वेवेल। वेवेल के टाइम में 44 से 47 में तुम देख लो अपने आप क्या हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर रुका होगा, 46 में कैबिनेट मिशन आया होगा, शिमला में एक बहुत बड़े बैठक रखी गई थी और अपना ये वेवेल योजना पेश की गई, जिसमें कि बहुत लोग खुश नहीं थे। माउंट बेटन बिल्कुल आजादी के हेर फेर की घटना है। फरवरी में इसकी नियुक्ति हुई, मार्च में ये पहुंचा उसी साल, अगस्त में हम आजाद हो गए। तो माउंट बेटन प्लान ही तो था भारत पाक विभाजन योजना। 3 जून 1947 ब्रिटेन में पेश किया गया, विधेयक लाया गया, बहस हुई, फिर उसको पारित किया। और उस टाइम ब्रिटेन के हेड थे लेबर पार्टी के, जिनका नाम क्या था, क्लीमेंट एटली। सब इसके टाइम में हुआ। इनके बाद अगले भारतीय गवर्नर जनरल पहले और आखिरी बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जो पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी बने 1954 में। 48 से 50 के बाद ये पोस्ट खत्म। ठीक है। ये बहुत आसान है लेकिन लगते थोड़े से टफ हैं। पहली चीज है, हम लोगों को ये सन याद होने चाहिए, 2-4 बार पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत मांगेगा क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है। तो अगर आप पूरे मत याद करना, पुरानों की जरूरत नहीं है, यहाँ से याद करना, क्योंकि यहाँ से घटनाएं बढ़ेंगी आधुनिक इतिहास की। तो इसमें 1899 से 1905, 5 आते ही बंग भंग आना चाहिए, लॉर्ड कर्जन। 5 से 10 वाले में 1909 का मार्लेमिंटो सुधार, तुम्हारा बहुत मोटा एक दिमाग में कोड कर लो, मार्लेमिंटो तो मिंटो आएगा। फिर 10 से 16 में कौन आएगा, 11 में लॉर्ड हार्डिंग की बग्गी पे बम फेंका था ना 12 में, तो 11 में दिल्ली दरबार, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। एक तरफ अकाल पड़ा हुआ था, और ये 1877 में, तब भी दिल्ली दरबार लगा। अब दोबारा, वैसे एक बीच में 1904 में भी लगा था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। हार्डिंग सेकंड के टाइम। इसके बाद हार्डिंग सेकंड के टाइम क्या हुआ, अब आगे देखो कैसे याद करोगे। हार्डिंग सेकंड तक याद कर लेना, कर्जन का 1905 से, 1909 से मिंटो का, और हार्डिंग सेकंड से दिल्ली दरबार का। इसके आगे दुखी ना हो तो इसमें देखो, मैंने तो अपने लिए ऐसे याद किया था, इधर बता देती हूं। देखो इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको याद करने का ट्रिक है, देखो, क्रू मेंबर होते हैं ना, क्रू,
क्रू मतलब जो मान लीजिए शिप पे जा रहे हैं, जहाज में, जैसे कल्पना चावला के साथ क्रू मेंबर गए थे, उससे क्रू याद कर लो। और इसके बाद क्रू लव, भाई घूमना पसंद है, क्रू जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको घूमना पसंद है, ये इसमें मेन सारे आ जाएंगे। ये सी का मतलब है आपका, देखो 3 तो आपको याद ही है, कौन कौन से, एक आपका कर्जन था 1899 से 1905 तक कर्जन था, उसके बाद आपका था मॉन्टेग, ये मार्ले मिंटो 10 तक था, इसके बाद 11 में था हार्डिंग, ठीक है। ये कितना कितना हुआ, 1899 से 1905 तक, ये 5 से 10 तक, और ये 10 से और 16 तक, ठीक है, 1910 से 16 तक। ये 16 के आगे स्टार्ट हो गया, तो 16 से फिर कितने तक गया था, 21, फिर 21 से 26, फिर 26 से 31, 31 से 36, 36 से 44, तो इस तरह से लंबी सीरीज थी। ये सी कौन है, ये है चेम्सफोर्ड, इसका नाम है चेम्सफोर्ड। रीडिंग इरविन, वैसे इरविन आई से लिखते हैं लेकिन CRIW याद नहीं हो रहा था, तो मैंने तो अपने लिए याद कर लिया था क्रू, ताकि याद रह जाए। तो सबसे पहला ये जो लिखा है सी का मतलब चेम्सफोर्ड, रीडिंग इरविन विलिंगडन, एल मतलब था लिलिथगो और वी मतलब था विवेल। कलर कम दिखाई दे रहा है, चलिए इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। क्या है ये, CREW, क्रू लव। 3 तो हमें पता ही है, कर्जन 1899 से 1905, फिर 5 से 10 के बीच में मार्ले मिंटो सुधार थे ना, तो मिंटो आएगा, फिर 11 में हार्डिंग सेकंड के टाइम दिल्ली दरबार लगा, वो याद करना पड़ेगा, 10 से 16। उसके बाद फॉर्मूला है क्रू लव, CREW, क्रू होता है कोई भी शिप पे जाने वाले जो वो होते हैं ना, इकट्ठे पे गए हैं या स्पेस शटल में गए, उनको क्रू मेंबर बोलते हैं। जैसे एक मान लीजिए किसी ग्रुप के मेंबर्स, तो क्रू मेंबर्स। इस सी का मतलब क्या हुआ, चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे आपके यहाँ। इस आर का मतलब है रीडिंग, ई का मतलब है इरविन, W का मतलब है विलिंगडन, L का मतलब है, L कौन हुआ, लिन लिथगो, लंबा चौड़ा नाम, लिन लिथगो, इसके टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और V कौन है, विवेल, और इसके बाद तो फिर माउंटबेटन और अपने वाला सी राजगोपालाचारी। तो क्रू लव ये दुखी करेंगे क्योंकि इनमें बहुत घटनाएं हुई। इनका टाइम पीरियड कितना है चेम्सफोर्ड का, 16 तक हमें याद है, तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1916 से 21, 21 से 26, 26 से 31, 31 से 36, 36 से 44 और 44 से 47। फिर 47 में बिल्कुल आजादी से कुछ महीने पहले आ गया माउंटबेटन, 48 तक रहा जून तक, और जून 48 से 50 तक फिर हमारा बना, इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। तो क्रू लव से याद कर लेना, CREWLV, फिर वरना भूल जाओगे। अब वो मान लो तुमसे पूछे, बताओ 1929 में बम विस्फोट जो हुआ केंद्रीय असेंबली में, किसके टाइम में हुआ, तो ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी घटनाएं घटी। लेकिन अगर आपको सन याद है 29, तो आप तुरंत बता दोगे 29 में तो जी इरविन का टाइम था। आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। क्रू लव तो आसान है ही, आप इसके सन 2-3 बार पढ़ लेना, 10 से 16, 16 से 21, 21 से 26, 26 से 31, 31 से फिर 36, 36 से 44, 44 47, 47 48, 48 50। लास्ट वाले तो दिक्कत है ही नहीं, इनको 2-3 बार पढ़ लोगे तो ये आसान दिखेंगे। देखो ये एक जैसे तो है, 21 26 31 36, सेम नहीं दिख रहे देखने में, 21 26 31 36, भाई एक ही रेंज तो है, वो 2 की ये 3 की, एक जैसे हैं ये। बहुत लंबा क्वांटिका था लिलिथ को, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया इसलिए हटाया नहीं था। तो 10 से 16, 16 से 21, 21 26, 26 से 31, 31 से 36, 36 से 44, 44 से 47। CREW, सी मतलब चेम्सफोर्ड, आर मतलब रीडिंग, ई मतलब इरविन, डब्ल्यू मतलब विलिंगडन, क्रू LV लिलिथ को 8 साल टिका, और वी मतलब विवेल। इसके बाद तो फिर ये जाने वाला आया था जिसने कि वो विधेयक पेश किया था जिसका नाम था माउंटबेटन, जो सब जानते हैं। और अगला फिर अपना इंडियन था ही। इनसे दो तीन पुराने भी हमें याद हैं। 1899 से 1905 कर्जन था, फिर 1905 से 10 के बीच में मिंटो था, और 10 से 16 के बीच में जिसके टाइम में दिल्ली दरबार लगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, फिर 16 से 21 क्रू का सी, फिर 21 से 26 आर रीडिंग, फिर 26 से 31 ई इरविन, और 31 से 36 फिर रहा W यानी विलिंगटन, ठीक है। फिर 36 से 44 आप कर ही लोगे, एल लिलिथ को, गो भाई उसको कह दिया गो, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जाओ, गो इसको याद है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये था लिलिथ को, ठीक है। 2-4 बार पढ़ोगे तो फिर आसान दिखेगा। थोड़ी सी मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है। अब ये सोचो कि वैसे ही बस बिना पढ़े ही हमारा काम बन जाए, तो वो नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। क्रू लव 1899 से और 1950 तक के हमें सारे याद होने चाहिए। अब देखो जरा, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आ गया। हार्डिंग कब था, 1910 में। तो इससे पहले कौन था बताना, जो काम से हमें जिनको सीरीज से याद रखना है। 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन, 5 से 10 में था ये अपना मिंटो सेकंड। अब 10 से 16 पढ़ रहे हैं, 10 से 16 हार्डिंग सेकंड, दिल्ली दरबार वाला। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, ये तुम्हें अच्छी तरह आती है सारी बातें, बस ये एक साथ दिमाग में बैठानी है। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन आया था ना, ये दिसंबर 1911 में। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार हार्डिंग सेकंड के टाइम, बड़ी मुश्किल से हार्ड तरीके से लगाया इसने का आयोजन। बंगाल विभाजन रद्द कर गया वो जॉर्ज पंचम, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा ये दिल्ली दरबार में हुई लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम में।
नेक्स्ट देखें, 4 अगस्त 1940 को, अब ये 10 से 16 में है तो ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी होगा। 1914 को हार्डिंग के समय पहला विश्व, ये पूछेंगे पेपर में, किसके टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ? हार्डिंग सेकंड के टाइम में। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना। फिर पूछ लेंगे किसके टाइम में होम रूल लीग बनी? तो 16 में बनी। कौन था इस टाइम? हार्डिंग सेकंड। फिर 16 में हट गया था ये। 16 में लॉर्ड हार्डिंग को बीएचयू का कुलपति बना दिया। तो बीएचयू आपको याद है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो पहले क्या थी, मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई थी बीएचयू। कल परसों मैं एनटीपीसी का पेपर सॉल्व करा रही थी, उसमें क्वेश्चन था बीएचयू निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय। पहले वहां पे सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था एनी बेसेंट ने मेहनत करके, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इस तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट। 1912 में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, एक रास बिहारी घोष था 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसका मुद्दा बना था कि भाई अध्यक्ष कौन बनेगा। फिर दोनों लड़ पड़े, गरम और नरम अलग हो गए। ये उससे अलग है, सेम नाम लगेगा, वो रास बिहारी घोष था, ये रास बिहारी बोस है। और बोस इतना ताकतवर है कि बोस बम फेंकेगा। किसकी बग्गी पे देखो कितनी हिम्मत, रास बिहारी बोस। बोस बम की राजनीति करता है, इसलिए क्रांतिकारी है। घोष बहुत नरम स्वभाव का आदमी था। लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया, दिल्ली में यानी मेन जगह पे, इनके हेड पे, पूरे इंडिया के हेड पे बम फेंक दिया। तो क्रांतिकारी था ना बोस, जिसमें वो घायल हो गया, मरा नहीं। सेम ऐसा ही काम तो हमारे इसने भी किया था, वो 18 साल का लड़का था ना, क्या नाम था, खुदीराम बोस, लेकिन वो गलत बम फेंकाया था वो भी। जेम्स फोर्ड आ गया, जेम्स फोर्ड के नाम पे सुधार होंगे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, टाइम पीरियड कितना है? 16 से 21। तो जितनी घटनाएं हैं सब आपको याद होनी चाहिए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ क्योंकि 16 में हुआ। नरम गरम दल का एकीकरण जेम्स फोर्ड के समय, ये पूछ लेंगे किसके टाइम बटी थी ये? 1907 में। कौन रहा होगा? अपना दिमाग यूज करो। 5 से 10 में कौन था? मिंटो सेकंड। यानी कांग्रेस में फूट पड़ी मिंटो सेकंड के टाइम पे, और कांग्रेस वापस एक हुई है जेम्स फोर्ड के टाइम पे। अपने तो नाम याद रखने ही रखने हैं। पहला रास बिहारी घोष था, फिर आया अंबिका चरण मजूमदार, लेकिन अंग्रेजों के नाम रटने नहीं है। अगर आपको सन याद है तो आप टिक कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट, पेपर में आ जाएगा। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तब इंडिया का वायसराय कौन था? अगर तुम वैसे सोचोगे याद रह जाएगा, नहीं याद रहेगा, सन याद रखने हैं तुम्हें। 1910 से 16, 16 से 21 तक था, तो उसी बीच में 19 में आया ये रॉलेट एक्ट पास हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी टाइम हुआ, उसी के चक्कर में तो हुआ था ये भी, 13 अप्रैल 1919 को। इसके समय, किसके समय, कौन है ये इसके समय? ये है जेम्स फोर्ड। में ही भारत सरकार अधिनियम 19, जिसको मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार कहते हैं, इसी से पकड़ लो, जेम्स फोर्ड सुधार ही जेम्स फोर्ड के नाम पे है। तो इसके टाइम में हुआ ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट। धोंडो केशव कर्वे, इनकी वो भी चलती थी स्टैंप भी, धोंडो केशव कर्वे। मेरे ख्याल इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, जितना मुझे याद आ रहा है ये सबसे बड़ी उम्र के हैं जिनको भारत रत्न मिला, जितना मुझे याद आ रहा है। एक बार फिर मैं देख लूंगी, चेक कर लूंगी, बहुत दिन हो गए पढ़े पढ़ाए, शायद इनका नाम वही है। इन्होंने पूना में एक यूनिवर्सिटी चलाई थी महिलाओं के लिए, वही नाम है ये, इनके नाम की स्टैंप भी चली थी। पूना में धोंडो केशव कर्वे द्वारा महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, और 17 में शिक्षा पर सैडलर आयोग आया था 1917 में। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी के असहयोग आंदोलन। अब पूछेंगे ये असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो कौन आपके देश में वायसराय था? रटोगे फंसोगे, ऐसे याद हो ही नहीं सकता जैसे तुम सोच रहे हो कि घटना याद हो, ये तो सन से याद होगा। शुरुआत हुई तृतीय अफगान युद्ध, महत्वपूर्ण घटनाएं जेम्स फोर्ड के। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चौरा चौरी की घटना किसके टाइम में हुई? रीडिंग के टाइम। असहयोग कब चला? अलग आदमी के टाइम। असहयोग रुका कब? अलग आदमी के टाइम में, के कारण लॉर्ड रीडिंग के समय स्थगित किया गया। अब पूछेंगे खत्म कब किया गया? तो लॉर्ड रीडिंग। लेकिन चलना कब स्टार्ट हुआ? तो इससे पिछला। कौन था इससे पिछला? जेम्स फोर्ड। अब देखो दो अलग आंसर हैं। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के राजकुमार, ये भारत की यात्रा पर आए थे 1921 में। इससे 10 साल पहले 1911 में जॉर्ज पंचम आया था 1911 में। तब कौन था आपके देश में? ये याद होना चाहिए, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। दिल्ली दरबार लगा था ना। अब 21 में आया है जो ये प्रिंस ऑफ वेल्स, इसके टाइम में लॉर्ड रीडिंग है, इसके टाइम में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ और असहयोग वापस हुआ। 21 में भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर मोपला विद्रोह भी हुआ था। रीडिंग के समय 22 में विश्व भारती यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी ने काम करना शुरू किया। 22 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया। दिल्ली और नागपुर यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। तो आपकी जो डीयू है ना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये पूछेंगे किसके टाइम में बनी? तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम में बनी। वैसे भी यूनिवर्सिटी में रीड ही करते होंगे, तो रीडिंग से याद कर लेना। नागपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी फेमस है, ये रीडिंग के टाइम में बनी है। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी, जो कि कलकत्ता में है, टैगोर की, तो जिसका नाम ही रीडिंग है, उसके टाइम कलकत्ता विश्व, ये जो अपना यूनिवर्सिटी है विश्व भारती, ये वाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी। लेकिन इसके टाइम में चौरा चौरी कांड भी हुआ, इसके टाइम में स्वराज पार्टी भी बनी, कई सारी चीजें और भी हुई।
नेक्स्ट, इसके टाइम में ही एम.एन. रॉय द्वारा 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, कभी कभी पूछ लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई बोलते हैं इसको, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किसके टाइम में हुआ? रीडिंग के टाइम। किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम.एन. रॉय। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किसने बनाई? एम.एन. रॉय ने। ये पूछ लेंगे, जैसे के बी हेडगेवार ने आरएसएस बनाई थी ना, इस तरह से ही सीपीआई बनाई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम.एन. रॉय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ये पहली बार उच्च पदों पर बहाली के लिए भारतीयों और यूरोपियों को समानता का दर्जा दिया गया। देखो, समानता का दर्जा, पहले याद है हमारी उम्र घटाते थे, हमें परेशान करते थे, अब क्या कह रहे हैं? उच्च पदों पर समानता का दर्जा दिया भारतीयों को। 1923 से प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज, जिसके ऊपर देखो लिट्टन और रिप्पन ने भी काम किया था, उम्मीदवारों के चयन के लिए, अब ध्यान से देखो, दिल्ली में पेपर होने लग गया, पहले सिर्फ लंदन में होता था, दिल्ली और लंदन में एक साथ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने की व्यवस्था की गई। तो हमारे ऊपर एक तरह से मेहरबानी मान लो कि चलो कहीं तो इनकी बुद्धि में आया कि हमें बराबरी पर रख लें। ये सब किसके टाइम में हो रहा है? रीडिंग। तो रीडिंग के टाइम में यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, रीडिंग के टाइम में प्रिंस ऑफ वेल्स आया, एम.एन. रॉय ने सीपीआई बनाई और भारतीयों को कह दिया कि चलो तुम्हें पेपर देने के लिए लंदन नहीं जाना पड़ेगा। उस टाइम पे हम सिविल सर्विसेज के पेपर के लिए लंदन जाके अंग्रेजी में होता था, तो कहा दिल्ली में भी चलो आयोजित करवा देंगे। यानी इंडियंस को एक मौका मिल गया अपने देश में रह के खूब पढ़ो और इनकी बराबरी पर आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि किसने करवाया था आईएएस और इन सबका जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस। अब ये यहाँ पे एक साथ होने लग गई। 23 में चित्तरंजन दास, सीआर दास, बहुत इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं ये, मोतीलाल नेहरू और एनसी केलकर ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका पूरा नाम याद है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल इसका नाम था। ये कांग्रेस का दूसरा बंटवारा था। कांग्रेस पहली बार बटी थी नरम और गरम में 1907 में, अब फिर बटी असहयोग की वापसी के बाद, लेकिन इस बार गरम अलग नहीं हुए। स्वराज दल ने कहा हमारा नाम ही कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल है, हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, रहेंगे कांग्रेस के अंडर। क्रांतिकारी बिल्कुल अलग हो गए थे, वो अलग विचारधारा थी। अब कांग्रेस की दो अलग अलग यूनिट बन गई। एक यूनिट कहती है लिखो पढ़ो रचनात्मक कार्य करो, कुछ मत करो उल्टा काम। दूसरे कहते हैं नहीं, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं होगा, परिवर्तन चाहिए कांग्रेस को। क्या करेंगे हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कोई लूटपाट या उत्पात नहीं मचाएंगे, हम सिर्फ अंग्रेजों के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेके बराबरी पे आएंगे, ताकत लेके बराबरी की, और तब इनके काम में बीच में अड़ंगा डालेंगे। तो ये स्वराज पार्टी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है। किसने बनाई थी ये? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और एनसी केलकर, 3 लीडर्स ने। लेकिन फिर ये कुछ सालों बाद खत्म हो गई थी, साइमन के आते आते गायब हो गई थी। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन इसी के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट, काकोरी रेल कांड आपको अच्छी तरह याद है, जिसमें कि काकोरी रेल लूटी थी हमने, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। क्रांतिकारी बंधुओं को पैसा चाहिए था। एचआरए पार्टी 1924 में लगातार उभरती पार्टी थी। एक संगठन था नौजवान लड़कों का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें आजाद और ढेर राम प्रसाद बिस्मिल जैसे ढेरों लड़के थे। लेकिन उस काकोरी कांड में लगभग सब पकड़े गए। आजाद नहीं पकड़े गए, वो तो अपने अनोखे ही अंदाज में रहा करते थे। और उन सब में से ज्यादातर को जो बड़े लीडर्स थे, चाहे वो राजेंद्र लाहिड़ी थे या रोशन लाल थे या और भी बड़े बड़े लीडर्स, इन सबको फांसी दी गई। बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा दी गई, जहां जाके मरना निश्चित था बीमारी से। बहुतों को लंबे कारावास की सजा, यानी आगे क्रांतिकारी ना उभरे। लेकिन उसी टाइम पे एनबीएस, नौजवान भारत सभा जैसे संगठन, लाहौर कॉलेज, जो नेशनल कॉलेज था लाहौर का, जहां लाला जी टीच करते थे, ऐसी जगह एक मतलब फैक्ट्री थी क्रांतिकारियों को पैदा करने की। और वो जो वहां जाता, वो विचारों से ऐसा उत्स्फूर्त होता कि वो क्रांति के रास्ते पे आता ही आता। पर पैसे की कमी में हमारे लाहौर का नेशनल कॉलेज भी डूबता चला गया। और एक ऐसा दौर आया जब कॉलेज को चलाने के लिए उनके पास रकम नहीं थी। कोई भी संस्था चलती है ना, संस्था में खर्चे होते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर जब चलता था तो उसमें तुम खुद सोचो, कमरे थे, सफाई होती होगी, बिजली चाहती होगी, पंखे लगे होंगे, बोर्ड लगे होंगे, किताबें होंगी, लाइब्रेरी होगी। इतना बेस्ट कॉलेज जिसमें कि क्रांति के विचार बच्चों में रोपे जाते थे, जहां भगत सिंह जैसे लड़के पढ़ते थे। भगत सिंह का जितना बड़ा संगठन था, ग्रुप था, उसका 90% हिस्सा इसी कॉलेज से तो निकला था। यहाँ टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, टीचर्स सोचने के लायक बनाते थे। वो टीचर्स वो थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध बच्चों के मन में ये डालते थे कि इनको उखाड़ फेंकना है और उसके लिए तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा, जनता को जगाना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति जनता को सचेत करना पड़ेगा। नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर अपने टाइम का एक एग्जाम्पलरी था, एक उदाहरण था कि कैसे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ लो, वहां फैक्ट्री थी पूरी, और जो निकलता था वो भारत की आजादी के लिए लड़ने और मरने को तैयार होता था। लेकिन फंड्स की कमी के चलते वो यूनिवर्सिटी बैठ गई, वो कॉलेज बैठ गया, वहां सब कुछ बंद हो गया। यानी देखो, पैसा तब भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है। उस टाइम पे कोई ऐसा आदमी नहीं था जो अमीर आदमी था जो उस कॉलेज में पैसा लगाता, नहीं चल पाया। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस एक बड़ा संगठन इसलिए बना क्योंकि देश के अमीरों ने, लालाजी टाइप के बहुत सारे लालाजी थे जिन्होंने बेहद पैसा दिया कांग्रेस को कार्यवाही करने के लिए। कांग्रेस एक अमीर संगठन बन गया था उस टाइम। आज की कांग्रेस इसको कंपेयर मत करना, मैं ये भारत की कांग्रेस की बात कर रही हूं, जो भारत की आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा संगठन था। उन्हें कभी नहीं सोचना पड़ता था कि हम लाखों करोड़ों रुपए कहां से लाएंगे, क्योंकि उनकी बैक बहुत स्ट्रांग थी और वो बैक हम इंडियंस ने बनाई थी।
भगत सिंह जैसे लड़के निकले, उस कॉलेज को पैसों की कमी के चलते बंद करना पड़ा, क्योंकि उसकी पैसे की कमी के चलते उसको मेंटेन नहीं कर पाए। बिल्डिंग को, खर्चों को, वहां काम वाले चाहिए, सफाई वाला चाहिए, पीएन चाहिए, हर तरह के खर्चे होते हैं ना संस्था में, वो पैसे की कमी के चलते बंद हो गए। और उसका नुकसान आज तक तुम देखो वैसे लड़के कहाँ निकले। जो भगत सिंह जैसे लड़के 1926 में एनडीएस का हिस्सा बन सकते थे, आज भी तो अगर वो कॉलेज चल रहा होता, और अगर मेयो कॉलेज चल सकता है आज तक ऑन रोड, मैंने खुद देखा ढेर भीड़ आज भी। मेयो कॉलेज तो बहुत पुराना था, उसके सामने तो लाहौर कॉलेज तो बहुत नया, मतलब बहुत पुराना नहीं था। मेयो कॉलेज 2020 में भी चल रहा है, और हमारा ये नेशनल कॉलेज जो लाहौर में था, अगर पाकिस्तान में भी होता तो मान लीजिए अब हम भी ऐसा एक कॉलेज बना देते, लेकिन उस कॉलेज का नामो निशान नहीं, खत्म हो गया। कारण पैसे की कमी। यहां दिखता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई को भी पैसे के साथ की जरूरत होती है। चलिए, काकोरी रेलकांड 25 रीडिंग के वायसराय के काल में हुआ, ये पूछ लेंगे सारी चीजें। अब जिसको ये याद है कि 21 से 26 तक टिक करना है, तो 25 आए, 24 आए, 22 आए, 23 आए, कोई भी घटना हो सारी उसके साथ टिक कर देना रीडिंग के टाइम में। नेक्स्ट आया लॉर्ड इरविन। अब ये 26 से 31 में क्या क्या हुआ सोचो। 27 में साइमन कमीशन, 28 में आगमन, लाला जी की मृत्यु, केंद्रीय असेंबली में बम, पूर्ण स्वराज का नारा, और फिर 31 तक तो फिर ये भगत सिंह और ये सब भी। देखें जरा, इसके समय में 28 में साइमन कमीशन भारत आया, 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया, 29 में दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया, 29 में प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र और जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल। आपने मूवी में देखा भी होगा द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में, जतिन दास ने भूखे रहकर 64 दिन तक एक लंबी हड़ताल, और कैसे उस भूख हड़ताल के दौरान कितनी यातनाएं सहते सहते फाइनली वो क्रांति के रास्ते पे चलते चलते अपने प्राण त्याग गए इस देश के लिए। आज बस एक नाम, एक लाइन बन के रह गए। कितनी ज्यादा हद तक भूख सहन करनी पड़ती होगी मरने से पहले। सोचो कि भूख से मर जाना, और तब जबकि ऑप्शन हो कि आपको खाना तुरंत कहते ही मिलेगा। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि हम खाना खा लें, हमारे क्रांतिकारी बंधु, सामने चीज है लेकिन आपको खानी नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो चीज खा ली तो देश की आजादी आपसे दूर चली जाएगी। कितना मुश्किल है आजादी के लिए, और ये पता है कि हमें शायद मिलेगी भी नहीं, और शायद हम देखेंगे भी नहीं। भगत सिंह जानते थे कि उनके जीते जी तो आजादी आनी नहीं है, मर के क्या पता कुछ लोग जाग जाएं, इसीलिए वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले। उन्हें ये पता था कि हमारे जाने के बाद कोई बड़ा लीडर है नहीं जो इंडिया को लीड कर पाए, पर क्या पता इस भीड़ में से कुछ क्रांतिकारी नेता निकल आए, ये सोच गए। तो जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु की घटना हुई। ये सब किसके टाइम में हुआ है? जो 26 से 31 तक थे, इरविन के टाइम। और गांधी इसी इरविन के साथ जाके समझौता करते हैं कि भैया हम जो है सेकंड आरटीसी में चले जाएंगे अपने इस आंदोलन को रोक के। ठीक है, 29 में लाहौर अधिवेशन में पूछ लेंगे, जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया तब भारत का वायसराय कौन था? फिर वहां तुम चकराओगे अगर तुम्हें याद नहीं है संतो, तो तुम्हें पूर्ण स्वराज्य 29 में याद है, और तुम्हें यह भी याद है कि 26 से 31 एक बैठा था। हमें सीरीज याद है ना सारी, अब ये बार बार पढ़नी पड़ती है, ऐसे बिना मेहनत के तो कोई पास नहीं हो सकता। ऐसे सीरीज हमें दिमाग में रख है। फिर 1910 से 1916 तक था, फिर 1916 से 1921, और अब रिपीट होगा 1921 से 1926 तक, फिर 1926 से 31 तक, और फिर 1931 से 36 तक, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और लंबा चलेगा 36 से 44 तक, फिर 44 से और 47 तक। ये हमें विद नेम याद हो, तो घटनाएं तो हमें याद है ही। अब ये कौन है? इस टाइम पे कर्जन था, इस टाइम पे जिसके टाइम में सुधार हुए थे मिंटो, लॉर्ड मिंटो ना। इस टाइम में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। फिर फॉर्मूला CREW, क्रू लव, यानी ये कौन है? ये चेम्सफोर्ड है, ये रीडिंग है, ये इरविन है, ये विलिंगडन है, ये एल लिलिथगो है, और ये विवेल है। वही बता रहे हैं। तो पूर्ण स्वराज 29 में है, तो 29 किस में आएगा? 26 से 31 वाले में आएगा। ये रहा ये, यानी इरविन के टाइम में हुआ। तो जिसको ये याद है तो उसको दिक्कत नहीं है कि बार बार पढ़ोगे ना, अपने आप 2-4 बार लिख के देखोगे तरीके से तो बहुत आसान दिखेगा। वैसे याद नहीं होती इतनी घटनाएं। इसके समय में नवंबर 1930 में लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5 मार्च 31 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया और सुखदेव को फांसी दी गई। और फरवरी में जो ये आजाद थे, इन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था अल्फ्रेड पार्क में। ये सब घटनाएं एक साथ से ही तो हुई थी, सारी की सारी घटनाएं। तो ये गांधी जी जब पहुंचे थे, इससे कुछ पहले की घटना है जब आजाद ने खुद को गोली मारी। क्यों? क्योंकि घिर गए थे चारों तरफ से, और उन्होंने कह रखा था कि कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके, अंग्रेजों के पास ऐसी गोली नहीं है। तो 31 को गांधी समझन को वापस लिया गया। ये 30 में शुरू किया था, याद करो, मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल, और मार्च में सर दिए ठीक 1 साल बाद के वापस ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ गांधी ने असहयोग में भी किया था। 20 के अगस्त में याद है एक बहुत बड़ा आदमी हमारा एक्सपायर हुआ था, नेचुरल डेथ थी खैर उनकी। कौन थे वो? लाल बाल पाल। लाला जी तो बाद में गए हैं, और बिपिन चंद्र पाल गायब भी हो गए थे, मतलब उन्होंने संन्यास ले लिया। तो कौन था वो? बाल गंगाधर तिलक।
तिलक वो आदमी है जो 1 अगस्त 1920 को गए और तिलक कोष का गठन किया गया था। 1 करोड़ रुपए आए थे, मैंने आपको सारी कहानी बताई हुई है। तो अब सभी ने अवज्ञा 1 साल के अंदर वापस हो गया। नेक्स्ट है विलिंगटन, ये 31 से 36 में रहे, तो 31 से 36 में 32 में पूना पैक्ट हुआ होगा, 35 में भारत सरकार अधिनियम आया होगा, ये सारी घटनाएं। तो ये क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, आपको ये भी मैंने याद कराया था, सितंबर से दिसंबर, याद है ना, ये महीने मैंने बताया था, कभी कभी पूछे जाते हैं। तो सितंबर से दिसंबर 31 तक दूसरी गोलमेज सम्मेलन इंपॉर्टेंट, आयोजन लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, गांधी जी का खर्चा दिया कांग्रेस ने, और मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट अपनी जेब से पैसा खर्च करके गए उस टाइम पर लंदन, कि भाई हम भी आरटीसी में जाएंगे, और गांधी जी को कोई पैसा नहीं खर्च करना, क्योंकि कांग्रेस बेहद अमीर संस्था है इस टाइम तक आते आते। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 32 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, ये तो अपनी इज्जत के लिए कह देते हैं, रियलिटी हमें बुलाया ही नहीं था। नेक्स्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो अम्बेडकर जी और एक तेज बहादुर सप्रू, ये भी वकील थे, दो ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये बहुत आता है क्वेश्चन, अगर ये दोनों नाम अलग अलग ऑप्शन में आ गए तो क्या करोगे, पहली प्रायोरिटी देना अम्बेडकर को, दूसरे नंबर पर सप्रू को। दोनों अलग अलग आए तो एक चुनना पड़ा तो अम्बेडकर, और दोनों एक साथ आ गए भाई प्लस में तो बहुत अच्छी बात, दो ये आ जाए A B C अलग और तीसरा A+B तो भी दोनों जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो, 4 नाम आए, उनमें से एक ये हो एक ये हो, फिर अम्बेडकर को पहली प्रायोरिटी। अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, सप्रू बहुत पढ़े लिखे तेज दिमाग आदमी थे, एडवोकेट थे, दोनों आदमी तीनों में हिस्सा लेने गए। तीनों मतलब कौन कौन सी, 1930 वाली जिसमें कि कांग्रेस नहीं गई, 31 वाली जिसमें कांग्रेस गई, और फिर ये वाली तीसरे वाली भी। अगस्त 32 में रेमजे मैकडोनाल्ड जो क्या लेकर आया था, सांप्रदायिक पंचाट, एससीज को अलग करने के लिए प्रसिद्ध सांप्रदायिक पंचाट या अधिनिर्णय की घोषणा की। रेमजे मैकडोनाल्ड के ही इसके चक्कर में तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे थे, जो पूना में बैठे थे। वो अगला पॉइंट देखना वही है। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी और अंबेडकर के बीच 25 सितंबर 32 को, कहीं कहीं 24 और 26 में लिखा है, को पूना समझौता हुआ। इस पर हस्ताक्षर अंबेडकर ने किए, गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो किसने किए, मदन मोहन मालवीय। MMM लिख देते हैं इनको, MMM भी इन्हीं को कहते हैं, और MMM भी लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 35 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसके बेसिस पर आपके देश में 37 के इलेक्शन हुए, और आपके देश का जो संविधान लिखा गया ना, ये यही आधार बनाकर भारत सरकार अधिनियम, ये हमारे संविधान का बेस है जो हमने बाद में लिखा है, ठीक है। तो अगली फाइल, ये कौन सी फाइल थी, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, 36 तक पढ़ लिया ना। अगली फाइल आ गई लिनलिथगो, लंबा टिका गो, इसके टाइम में क्या हुआ, कहां भेजे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो लिनलिथगो, गो के साथ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। लिनलिथगो 36 से 44। 1 सितंबर 39 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रारंभ इसी के समय हुआ, गो के टाइम। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए, 37 में, 36 में आ गया था। चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में रहे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई है। मैंने आपको बताया हुआ है कहां नहीं बनी, बंगाल में नहीं बनी, क्योंकि तब बंगाल का मतलब बांग्लादेश भी था। सिंध में नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था, और पंजाब में पाकिस्तान का पंजाब भी था, इसलिए इनमें नहीं बनी। बाकी सब में कांग्रेस आई। 6 में तो पूर्ण बहुमत से, 2 में इसने साझे की पार्टी बनाई, मतलब इकट्ठे होके। इन 3 में नहीं आई। पेपर में 4 आएंगे और कहेंगे इनमें से कहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो 3 जहां नहीं बनी, पंजाब, सिंध और बंगाल। कारण समझे, पंजाब और सिंध आज पाकिस्तान के हिस्से में बहुत बड़े, और जो अपना ये बंगाल है, ये आज का बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था, तो पाकिस्तान की यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए नहीं बन पाया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया। सुभाष ने ये पार्टी तब बनाई जब सुभाष का रास्ता बंद कर दिया महात्मा गांधी जी और कई सारे लीडर्स ने मिलकर। और आपको याद होगा, सुभाष चंद्र बोस कोई छोटी हस्ती नहीं है, ये अंग्रेजों के देश में जाके उनकी लिस्ट में 4थे नंबर के टॉपर थे, सिविल सर्विसेज में, लंदन में रह के 1 साल की मेहनत में। यानी कितना तेज दिमाग था। ये वो आदमी है जिससे हिटलर के वर्ल्ड वॉर पीक पर था, और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन को भी धोके रख देगा जर्मनी। उस टाइम जर्मनी का हिटलर अगर सुभाष को अपना टाइम दे रहा है, सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष बाबू की कीमत कितनी होगी तुम अंदाजा लगा लो। हिटलर हो सकता है गांधी से ना मिलता, वो अलग सोच का आदमी था, लेकिन उसको टाइम दिया, उसने टाइम दिया अपना सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस उस टाइम ढेरों बड़े बड़े लीडर्स से मिले, तो किस लायक रहे होंगे, कितने तेज दिमाग रहे होंगे, जबकि बैक नहीं थे कुछ भी। गांधी जी के तो पीछे बैक थी इतनी स्ट्रॉन्ग, इनके तो सिर पे से कांग्रेस बिल्कुल हट गई थी साइड में, और कांग्रेस के हटते ही फिर इनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बंगाल साइड बनाई थी, नई पार्टी का गठन किया, और लिनलिथगो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला के समय में ही पहली बार 40 में पाकिस्तान की मांग की गई। देखा कैसे इंडिया टूटेगा, क्यों, क्योंकि अच्छे लीडर्स को तो गायब कर दिया, ना भगा ही नहीं। ये इकलौते थे थोड़े तेज दिमाग, इनको भी हटा दिया, तो पाकिस्तान की स्पष्ट मांग उठ गई आगे। नेक्स्ट, 8 अगस्त 40 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव,
ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। 42 में क्रिप्स मिशन भारत आया, ये 44 तक थे। 9 अगस्त 42 को इंपॉर्टेंट लिनलिथगो के टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अलावा 9 अगस्त 42 को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ हुआ। 43 में बंगाल में भयंकर अकाल, अकाल तो इस देश की नियति बन गए थे, जब देखो अकाल पड़ते थे। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ 1942 में। ठीक है, तो इस आदमी के देखो कई इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। 8 साल रहा तो बहुत कुछ होना ही था। अगला है वेवेल 44 से 47। क्या हुआ 44 से 47 में? 45 में क्या हुआ था? 45 में ये हो गया था कि भाई इंडिया पाकिस्तान अलग अलग होंगे, ये कंफर्म सा होने लग गया था। तो उसी के हिसाब से फिर शिमला सम्मेलन, वेवेल के समय में 45 में शिमला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व, देखो हमारी समझदारी देखो उस टाइम कांग्रेस की, ये सच में एक अच्छा स्टेप था। कांग्रेस ने क्या किया, जब ये 45 में घटना हुई ना, ये था सम्मेलन, जानबूझ के कांग्रेस ने ये दिखाया कि देखो हमारे लिए हिंदू मुसलमान बराबर हैं। तो कांग्रेस का नेता कौन बना? अबुल कलाम आजाद, जो स्वयं एक मुस्लिम था। इसने किया तो ये हेड बने। गांधी जी ने भाग नहीं लिया, गांधी जी नहीं गए इतने बड़े सम्मेलन में। किसको बनाया कांग्रेस ने? अबुल कलाम के। देखो जी हमने तो मुस्लिम, हमारे लिए हिंदू मुसलमान बराबर हैं, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। मोहम्मद लीग की बात करके यहां से आ गए अबुल कलाम। अब किस बात पे काट करोगे? अगर तुम कहोगे मुसलमानों का हित नहीं, तो देखो मैं बैठा हूं, मैं हूं मुसलमान और भाई मैं हूं इसका मुखिया, मुझे मुखिया बनाया, गांधी जी नहीं आए। तो इस बात से तुम ये तो नहीं कह सकते कि मुसलमानों का हित नहीं करेगी कांग्रेस। दिक्कत हो गई ना। इसलिए शिमला जो ये सम्मेलन था ये फेल गया। क्यों? क्योंकि जिन्ना अड़ गए कि किसी भी मुस्लिम को कांग्रेस नहीं भेजेगी। भाई क्यों ना भेजे? अगर कांग्रेस को लगता है ये मुस्लिम आदमी अच्छा है, भारत का अच्छा काम करेगा, तो बना देगी रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इस बात पे बात बिगड़ गई। फिर कैबिनेट मिशन 46 में भारत आया। अब हमारे देश में कैबिनेट मिशन आया और इसने कहा अपनी संविधान सभा बना लो। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि पहले भी आया था, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, 3 आदमी थे। चौथा आके पूछेंगे इसमें कौन नहीं था। तो 46 के 3 आदमी, स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन का पीएम कौन था? ये ब्रिटिश है, क्लीमेंट एटली। ये साइमन कमीशन में भी आया था 1927 में नियुक्ति में, 28 में आया था, लेकिन अब ये इंडियंस के फेवर में है। क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 48 के पहले स्वतंत्र कराने की घोषणा की। और देखो इसीलिए जो माउंट बेटन था ना, वो जून 48 तक बैठा रहा था। ठीक है। 46 में नौसेना ने विद्रोह कर दिया। हमारी जो अंग्रेजों के लिए काम करती थी नौसेना यानी नेवी ने विद्रोह कर दिया। संविधान सभा का चुनाव हुआ और अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें पाकिस्तान के भी कई बड़े लीडर्स को सरकार में जगह मिली, जिनमें लियाकत अली खान भी थे। लियाकत अली समझते हो ना, पाकिस्तान के पहले जो पीएम थे लियाकत अली खान, हरियाणा पंजाब से थे वो तक। और एटली ने यही कहा था कि जून 48 में हम खाली कर देंगे। तो क्या कहते हैं, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। जिस दिन आजाद हुए तो अपना नहीं था गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था और 48 तक रहा ये। ठीक है। 3 जून, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 जून 47 को यह घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है। 3 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत पाक विभाजन योजना बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 47 में प्रधानमंत्री एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की बात कही गई और जुलाई को ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। तभी मैं बार-बार कहती हूं कि भारत की आजादी ली नहीं गई है, हासिल नहीं की गई। भारत की आजादी तो अगलों ने दी है। अगर हासिल की जाती है ना तो लड़के तुरंत से फैसला होता है आर पार का। यहां तो इनको पहले ही पता है कि ये 1 साल पहले कह रहे हैं कि हम अगले साल जून में चले जाएंगे, फिर ये अपनी संसद में वहां विधेयक लाते हैं, फिर ये पेश करते हैं, उससे बहस होती है। तो हम आजादी के एक तरह से, हम तो भैया बैठे हुए हैं कि पता नहीं कब आजादी मिलेगी, उनकी मर्जी पर आधारित थे। हम लड़े मरे कब थे? लड़ी वो तो हमने देखा बीच बीच में रोक दी। गांधी जी ने 20 में कोशिश की तो 21 में रोक, 22 में रोक भी तो दिया फरवरी में। 30 में गांधी जी ने वो चलाया पैदल जाके, तो 31 में इरविन के साथ क्या बोले कि ठीक है बंद कर दो, बंद करवा दिया। उसके बाद गांधी जी ने 42 में जब आंदोलन छेड़ा तो गांधी जी तो इसमें पूना के आगा खा पैलेस में जनता को पकड़ के पुलिस ने खूब पीटा, 10,000 लोगों को बहुत मारा और जेल में रोका। इतने कभी एक साथ नहीं रोके थे पहले। यानी उस टाइम में हमारा आंदोलन नेतृत्व विहीन था। कोशिश की लेकिन फिर भी तो अंग्रेजों को उखाड़ नहीं पाए। जनता ने बहुत कोशिश की, जगह जगह आग लगा दी, बैंक लूट लिए, सरकारी दफ्तरों पर इंडियन झंडे लहरा दिए, लेकिन हम आजाद थोड़ी हुए। ये रियलिटी है, फैक्ट है। अब इसको हम ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, बहुत लोग इस बात को नहीं मानते हैं, जो कि भाई जिसने कम पढ़ाई लिखाई कर रखी है उसके लेके तो हमने आजादी पाई है। पर तुम पढ़े लिखे हो, तुम समझो कि आजादी अगर सच में हमने छीनी होती तो वो क्यों विधेयक पेश करते, वो क्यों उसके ऊपर बहस करते, उसको पारित करते, वो डिसीजन मेकर थे हमारी आजादी के। हम खुद नहीं, आजादी छीनने की चीज थी। अगर भगत सिंह की विचारधारा देखें तो कि ये होते कौन है, इतना मारो कि यहाँ से भाग जाए, एक एक को उड़ाते रहो, डर इतना बैठा दो कि इनकी हिम्मत ना हो। उधम सिंह जी जैसे लोग थे, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, लाल बाल पाल जो लोग थे, ये कभी भी नहीं कहते कि तुम कौन हो बोलने वाले कि हम कब आजाद होंगे और तुम विधेयक क्यों पेश कर रहे हो, हमारी आजादी हमें चाहिए। हम हाथ पे हाथ रख के बैठे
हाथ जोड़े कि पता नहीं कब आजादी देंगे वो, मतलब उनकी एक तरह से मान लो हमारे ऊपर एहसान है। और वो भी इसलिए क्योंकि उनकी औकात नहीं बची थी, वरना अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो जीत के ताकतवर बने रहते ना, जीत तो वो गए थे लेकिन अगर ताकत बरकरार रहती तो मैं ये 100% श्योर हूं कि वो कभी इंडिया को आजाद ना करते। इंडिया को और 100 साल तक लूटा जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कौन सा बड़ा लीडर था बताना जो आजादी के टाइम तुम कह दो कि इसकी वजह से हम आजाद हो गए। गांधी जी की तो हालत देख लो तुम कैसी थी उस टाइम, और नेहरू जी कहां खड़े थे पता ही नहीं था। एक भी लीडर ऐसा नहीं था जिसको आप कह दो कि इसके दम पे आजादी आ सकती थी। हम थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड रखते हैं पटेल का, सच में काम किया नो डाउट, वो ग्रेट लीडर थे, लेकिन आजादी के लिए जिस जोश को भरने की जरूरत थी ना वो किसी एक भी लीडर में नहीं था। तो ये आजादी हमें दी गई है। अगर कड़वी भाषा बोलूं तो ये भिखारी समझ के वो दे गए दान में, क्योंकि वो खुद भी भिखारी टाइप ही बन गए थे। उस टाइम उनकी औकात भी नहीं रही थी कि इंडिया को वो और लंबा अपने अंडर गुलाम रख पाते। हम क्रांति तो करते धीरे धीरे करके, लेकिन वही बात है कि जैसी आजादी एक्सपेक्टेड थी ना वो आजादी नहीं आई थी, ये उन्होंने हमें दान में दे दी। जो इसीलिए भारत ऐसा है। अगर आजादी छीन के आती ना तो व्यवस्था बदलती, व्यवस्था नहीं बदली, वो चले गए और उनके जाने से पहले ही हमने कह दिया भैया हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। जैसे वो कौन ये बताने वाले कि हमारा देश कैसे चलेगा, लेकिन फिर भी उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। आप आज भी 1860 की आईपीसी की धारा को पढ़ते हो, इंडियन पिनल कोड, क्या मतलब उनकी धाराएं हम क्यों उनके टाइम के बने नियम कानून आज तक हम चला रहे हैं, क्योंकि हमारा बौद्धिक विकास नहीं हुआ अपनी चीजें अपने अकॉर्डिंग बनाने का। आज तक उनकी भाषा से हम नहीं उबर पाए, उनके रहन सहन खान पान से नहीं उबर पाए, तो ये आजादी दिखावटी है, इसीलिए व्यवस्था खराब है। अगर आजादी भगत सिंह के रास्ते से आती तो व्यवस्था बदलती, फिर सिस्टम बदलता। चलिए तो ये देखो ये कर रहे हैं सारा, ये पारित कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, 47 में हम आजाद हो गए। क्या कह रहे हैं देखिए जरा, 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हुआ। कैसा आजाद हुआ देख चुके हम, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के। अगर आजाद हो ही गए थे तो तुम कौन हो, फिर भी क्यों बैठे हो। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, मतलब हमारा तो गवर्नर जनरल भी अगले साल बना आजादी के, ये है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी 48 से 50। लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 48 को सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहला तो अंग्रेज था, स्वतंत्र भारत के इंडियन हमारे बने थे, फिर लास्ट भी थे यही। 26 जनवरी 50 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की नियुक्ति संविधान सभा द्वारा कर दी गई। उस टाइम संविधान सभा ने संसद का रूप ले लिया था। ठीक है, यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब उम्मीद करती हूँ सारे वायसराय कहां से, वायसराय से पहले गवर्नर जनरल, उससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, उससे पहले बंगाल के गवर्नर हेस्टिंग्स, याद करो हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, याद है, कार्नवालिस, डलहौजी, ये सब नाम हमने पढ़ लिए हैं, ये पुराने थे। फिर जो ज्यादा काम हमारे ऊपर असर आया वो 1899 से 1905, कौन था वो, कर्जन। 1905 से 10 कौन था वो, मिंटो से 31, 31 से 36, 36 से 44, 44 से 47, 47 से 48 और 48 से 50। ये याद रखने पड़ेंगे आपको। मैंने जो 3 नाम बताए स्टार्टिंग के कौन कौन थे, वो कर्जन, कर्जन के बाद मिंटो, मिंटो के बाद हार्डिंग, और उसके बाद CREW चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, विलिंगडन, CREW क्रू हो गया, L मतलब लिनलिथगो, गो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सारी घटनाएं वो सारी याद कर लेना, 44 तक की भारत की आजादी की बड़ी यात्रा। उसके बाद 44 से 47 CREW हो गया, LV लिनलिथगो और V मतलब वेवेल। उसके बाद वो अंग्रेज अंतिम वाला माउंटबेटन, और फिर हमारे वाले यानी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए 2-4 बार पढ़ोगे तो बहुत आसान है। क्रू, लव याद करना, वो 3 नाम याद करना। पिछलों में मैंने लिट्टन, रिपन और जितने मेन थे वो सारे आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, चलिए ये हमारा मॉडर्न इंडिया पूरा हुआ। अब एक बच्चे का मैसेज था कि मैम आपने सूरी वंश भी नहीं कराया, सूरवंश, शेरशाह सूरी, कुछ नहीं है वो, एक पैराग्राफ भर में है, मैंने कहानियां तो सुनाई ही थी, वो रह गया था, वो करा दूंगी कल, शेरशाह सूरी का बचा हुआ हिस्सा। और एक विजयनगर और बहमनी, जो एक ऐसा दौर था ना जब वो पागल राजा ऊपर था, मोहम्मद बिन तुगलक, तब साउथ नहीं पढ़ाया था मैंने जानबूझ के, क्योंकि चीजें फिर उधर से उधर जाने में ना दिमाग में चीजें कहानी के रूप में बन नहीं पाती। अब बचा हुआ विजयनगर और बहमनी और पढ़ लेंगे। एक धार्मिक आंदोलन बीच में जो चले थे, भक्ति आंदोलन टाइप के, जिनमें ये रामानंद थे और ये संत कबीर दास वाले, ये भी पढ़ा दूंगी। यानी 2 दिन का शायद अब हार्डली बचा है, 2 या 3 दिन का टॉपिक, जो हो सकता है कल और परसों में पूरा हो जाए। इसके बाद हमारा इंडियन हिस्ट्री, आप किसी भी किताब को उठा के पढ़ना, सब कुछ आता मिलेगा तुम्हें। 5% चीजें एक्स्ट्रा निकलती हैं किसी भी किताब में, क्योंकि वो सब में एक जैसी नहीं होती। बाकी 90%, 95% आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। आप जिस बुक से पढ़ोगे वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टैटिक जीके उठाएंगे 2-3 दिन बाद ही। थैंक यू।